गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग को अपने कोचिंग सेंटर के मीनू सर से मिला रहा हूँ। हमारे मीनू सर ने बहुत ही सही तरीक़ा से पढ़ाते हैं। आज हम मीनू सर से कुछ डिबेट करते शिक्षा के बारे में। सर आप एक चीज़ बताइए कि आपके कोचिंग में अगर क्लासरूम में अगर कोई न्यू बच्चा आता है उसमें आप किस तरह से शिक्षण करते हैं, किस तरह से बच्चा पढ़ाते हैं कि बच्चा आपको कोचिंग में रह जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग उसे अपनी तरफ प्रलोभित कर लेते हैं, अपनी तरफ मिला लेते हैं और उसे बेहतर शिक्षा देने के कारण वो हमारे यहाँ रह जाता है। और इस बेहतर शिक्षा के कारण जो है वो हमारी समुचित टीम है। बात ये रहा सर कि आप उस बच्चे के प्रति ऐसा कौन सा पॉइंट सोचते हैं कि जो आप चाहते हैं कि ऐसा ये सब अगर ये चीज़ बताएंगे, ऐसा टॉपिक अगर पढ़ाएंगे तो बच्चा मतलब आपका रुक जाएगा। देखिए, जब न्यू बच्चे आते हैं हमारे यहाँ तो मैं उनको यूँ जो है सिर्फ और सिर्फ उनके ओवरऑल डेवलप पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले उनको उनके सिलेबस को नहीं देखा जाता है, सबसे पहले उनके बेसिक को लिया जाता है। और एज यूजुअल हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा दर जो है वो बहुत गर्त में चली गई है, इस कारण से कि बेसिक एजुकेशन की यहाँ बहुत कमी है। और हम लोग जब बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं या बेसिक बात करते हैं तो बच्चा वहाँ बात बिल्कुल आपका सही हुआ सर। लेकिन अगर मान के चलिए आज आप बेसिक चीज़ दिए, ठीक है, 2 दिन के बाद फिर पुनः एक न्यू बच्चा आ गया तो उसमें आप फिर बेसिक तो देना, अगर जो बच्चा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं होगा प्रॉब्लम, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जो हम बताए बेसिक यूँ नहीं होता है कि सारा का सारा बेसिक हम एक बार में उसको बता देते हैं। कुछ न्यू बच्चे के लिए बचा करके रखा जाता है। हर एक टीचर ये ऐसा मतलब ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है मेरे अकॉर्डिंग। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु जो होते हैं वो ज्ञान के पात्र होते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही रोज में हम सब कुछ देते हैं। तो जैसे बच्चा आता है कुछ टॉपिक ऐसा होता है जिसको हम बचा के रखते हैं और जैसे बच्चा आता है उसको हम देने का प्रयास करते हैं। हाँ, हम लोग ऐसा हमेशा टॉपिक बचा के रखते हैं जो कि हर एक बच्चे के लिए वह बहुत फायदेमंद होता है। तो फिर उठ गया, हम अपने कर लेते तो ये फिर गड़बड़ाएगी। कोई बात नहीं सर जी। तो बात रहे सर इस बात पे कि हम लोग इस पे बात की, आप भी सर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, आप पहले पूछ लीजिए फिर हम पूछते हैं। और पहले हम पूछ लेंगे, नहीं दोनों साइड से होता तो थोड़ा बेहतर है। नहीं, पहले पूछ लीजिए। सर आप एक बात बताइए, कोचिंग के डेवलप के लिए यदि आपके कोचिंग में बच्चा नहीं आ रहा उसके डेवलप के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से मतलब आपके कोचिंग में मतलब व्यवस्था किया जाए जिससे आपकी कोचिंग में बच्चा आके रुके और आदमी जाने, इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ तक हमारी मतलब थिंकिंग है कि बच्चे हमारे यहाँ रुके तो ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती है बल्कि ये समुचित टीम की बात होती है। टीम की बात होती है। ये सब पूरी टीम मिल करके अगर एक साथ काम करें, एकजुट होकर के काम करें, सब तनोमन से काम करें तो निश्चित बच्चे वहाँ रुकेंगे। और इसके अलावा आजकल वाईफाई देना पड़ेगा कोचिंग सेंटर में। वाईफाई जैसे सर वाईफाई देना पड़ेगा, जैसे आजकल हर एक देख रहे हैं जगह जो है वह हाईटेक हो रहा है तो कोचिंग को भी हम लोग कोशिश करें कि हाईटेक करें। लेकिन अब सर मतलब वाईफाई का नहीं मतलब सर वो नेट का जो तो वो वाईफाई देना चाहते हैं। हाँ, वो वाईफाई। तो ऐसा अगर आप 3 घंटा कोचिंग सेंटर बच्चे को रखते हैं, अगर आप वाईफाई नहीं, अगर उस तरह की हम व्यवस्था दें तो सिर्फ सीमित समय ही क्यों रखेंगे हम जी, हम उसको और आगे बढ़ाएंगे, 3 से 6 घंटा करेंगे, 6 से 12 घंटा करेंगे। तो ऐसा है कि ये तो मतलब हमको लग रहा है कि अगर ऐसा अगर कॉलेज में व्यवस्था तो बेहतर रहेगा, लेकिन कोचिंग सेंटर में अगर आप 3 घंटा बच्चे को रखते हैं तो आपके पास सिलेबस का ढेर बोझ होता है, उसमें आप नहीं कुछ कर सकते सर। उसमें भी किया जा सकता है, कैसे कुछ एक्सप्लेन। जैसे अभी लॉकडाउन में जी कोई सफिशिएंट क्लासरूम नहीं चल रहा था तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ही कारण हम अपने बच्चों के साथ जुड़े रहे और बच्चों को जहाँ तक हो सका शिक्षित करते रहे। बिल्कुल सही बात सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन है। सर हम वीरेंद्र सर से एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। जी सर बोलिए। आप सर मैथ का टीचर हैं। बिल्कुल सर। अगर आपके मान के चलिए त्रिकोणमिति आप पढ़ा रहे हैं जी, ट्रायगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए 2 चैप्टर आपका निकल गया है, उसमें 4-5 चैप्टर है। अगर 2 चैप्टर निकल जाने के बाद तीसरा चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपका न्यू
बच्चा आ गया तो आप उसको बेसिक किस तरह से आप साथ साथ सभी बच्चे को साथ लेकर बता सकते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैथ के बारे में बताएं तो मैथ एक प्रकार का खिलौना है सर। हर एक बच्चा चाहता है कि हमसे मैथ बने, ठीक। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर बच्चा में सही तरीका से पकड़ आ जाए तो निश्चित रूप से अगर कहीं से बनाना शुरू करेंगे बना लेंगे। हाँ, ऐसा टाइम टीचर होना चाहिए। उस समय हम खास तौर से क्या करते हैं कि जैसे न्यू बच्चा आते हैं तो मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है कि उस बच्चा, अगर न्यू बच्चा कोई क्लास में आया है तो निश्चित रूप से उससे मैं सवाल बन पाऊंगा। और कोई भी, जब जैसे मान चाहिए त्रिकोणमिति का बात किए तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका एंगल का जो भी मान होता है, जैसे 30 डिग्री 90 डिग्री होता है, अगर वो मान बता दिए हैं तो जिस तरह से जिस टाइप से क्लास से बताए रहते तो उसका प्रयास करते हैं उससे दूसरे टाइप का बताने, जिससे न्यू और जो पहले से बच्चा है उनको भी लगे कि नहीं हमको कुछ सर नया दे रहे हैं, ठीक ना। तो पहले वाले बच्चे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आज जो न्यू बच्चा है तो सर के फोकस हमेशा उन्हीं पे है, तो ये पता नहीं होने के कारण, लेकिन खास तौर से मेरा निगाह रहता न्यू बच्चा पे। अगर न्यू बच्चा क्लास में आए हुए हैं तो उसको हम हमेशा प्रयास करते हैं कि उससे सवाल बने और उससे सवाल बना लेते हैं, जिस तरह से हिंट्स हो जैसे हो, लेकिन उससे सवाल बनवा लेते हैं। ठीक है सर, एक सवाल और सर। जी सर बताइए। जैसे सर हम किसी सवाल को प्रूव करते हैं, जी। अगर उस समय बच्चा चले आप बीच में, हाँ, अगर मान के चलिए मतलब कोई किसी आप प्रूव कर रहे हैं ट्रायगोनोमेट्री का चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है जो कि सवाल को प्रूव करने के लिए, तो उसमें न्यू बच्चा चले आवे, अब मान के चलिए वो चैप्टर हम चाह रहे हैं कि आज उसको ख़त्म करना है और उसके साथ उस बच्चे को भी उसके साथ लेके चलना है, न्यू बच्चा जो आया है उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे। देखिए सर, इसमें होता है कि जैसे उसमें त्रिकोणमिति में जो होता है प्रूव करने का LHS बराबर RHS, उसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिससे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इससे sin tan का। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समय बचा के ब्रैकेट में लिख के बोलते हैं बाबू ऐसा ये फॉर्मूला, इससे ये फॉर्मूला होगा। और ध्यान ये भी रहना चाहिए कि आप ये भी क्वेश्चन करते हैं उस दिन चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके अनुकूल हमको टाइम को भी देखना पड़ेगा। हम चैप्टर खत्म कर देंगे, अगर बच्चा को समझ में नहीं आवे तो फिर परेशानी है। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन सर है कि चैप्टर भी खत्म करेंगे और बच्चा को भी पढ़ाते हुए निकलेंगे, तो वहाँ पे इंडिकेट बच्चा ये कर देंगे कि बाबू यहाँ पर जैसे मान के tan थीटा है तो tan थीटा और हम लोग पढ़े हैं sin बटा cos थीटा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का फार्मूला देके थोड़ा सा हिट्स करके प्रूव कर देते, तो बच्चा को लगेगा नहीं ये फार्मूला हम लोग सीख गए। तो इस तरीका से उनको हम प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं अपने MD साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी सर बोलिए। सर आप अपने परफेक्ट प्लस KC एकेडमी कॉलेज ऑफ कोचिंग को रन करने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाएं? देखिए सर, जहाँ तक बात है कि यहाँ पर हम कॉलेज ऑफ कोचिंग सेंटर स्टार्ट किए हैं, इसको रन करने के लिए ढेर सारा बातें हैं, जिसको अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम शेयर करते हैं तो थोड़ा सा कहीं कहीं लगेगा कि खुद को बारे में हम मतलब अपने पब्लिक को बता रहे हैं। कुछ बात ऐसा होता है जिसको हम दुख करते हैं, और कब हम चेंज होते हैं ये अपनी टीम में भी किसी को पता नहीं चलता है, और चेंज होकर अपनी टीम को बताते हैं कि हम इस तरह से। और ख़ास तौर से मेरा एक ही फोकस होता है कि प्रतिदिन 2 से 3 बच्चा मेरे क्लास में आते, ठीक है। और इसके लिए हम मार्केटिंग सोशल मीडिया करते रहते हैं, बराबर अपडेट रहते हैं, और साथ ही साथ हर एक बच्चे से ये मतलब घूमते रहते बाबू अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा तो अपने दोस्त को बोलो, उनको बोलिए कि मेरे कोचिंग सेंटर में ये सर ये पढ़ाते, अगर अच्छा लगे तो आप चल के रखिए, चल के देखिए कि हमारे कोचिंग सेंटर में किस तरह से पढ़ाई होता है। अगर बच्चा आ जाता है तो हम अपनी टीम को ये इशारा करते हैं कि आज न्यू बच्चा आया, हम क्लास से निकल गए हैं, थोड़ा सा इस तरह से ध्यान दीजिएगा जिससे बच्चा वो टिके। पुनः उसे ऑफिस से मिलते हैं, और ऑफिस में मिलने के बाद पुनः उसको मोटिवेट करते हैं ऑफिस में, बाबू यहाँ पे जो सर पढ़ाए हैं कैसा लगा, किस तरह लगा। उनमें कुछ तो लगता है कि इस सर लगता है कि मतलब इस सर से नहीं समझ पाया, तो उस समय उनको जो है बताते हैं कि किसी कारणवश सर नहीं अच्छे समझा, कल आओ फिर। तो 2 से 3 क्लास में हम लोग उनको बैठाते हैं। जहाँ तक बात है कि आउट ऑफ मार्केटिंग के लिए हमेशा पेरेंट्स से मिलते रहते हैं,
मतलब फेस टू फेस हो या फ़ोन के से हो, और आप खास तौर से सोशल मीडिया पर हम काफ़ी अपडेट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। इससे पहले वाले हमारे मंतोष सर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आप बताए थे कि मैथ तो खिलौना है। जी सर। और वो हम इजी वे में बच्चे को सिखा देते हैं। जी सर। तो सर क्या आप अपना ये गुर बताएंगे कि अभी तुरंत आप बोले हैं कि बच्चे से अपडेट लेते हैं कि आपको पढ़ने में कैसा लगा, फिर मैथ खिलौना भी है और आप बच्चे से अपडेट भी लेते हैं कि पढ़ने में कैसा लगा। देखिए जैसे बात यहाँ पे रहा कि मैथ एक प्रकार का खिलौना है, उसको जिस तरह से जैसे घुमाएंगे उस तरह से निकल जाएगा। यहाँ फीडबैक लेने के बाद होता है कि जैसे बच्चा अगर आप मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो बच्चा को अगर बन गया तो बच्चा से पूछ सकते हैं कि बाबू आपको समझ में आया। अगर बच्चा बोल दिया हाँ सर समझ में आया, तो वही आपका फीडबैक कर दिया, तो वहीं पे आपको लगता नहीं हम कुछ बच्चा को पढ़ा दिए। अगर बच्चा वहाँ बोल दिया कि सर हमको नहीं समझ आया, तो वहाँ पर थोड़ा परेशानी हो जाती है। इतना मेहनत के तो उस समय फुल ताकत लगाते हैं कि हाँ एक बार और प्रयास करते हैं। अगर बच्चा नहीं समझे तो फिर उसको उनके बेसिक पर ध्यान दिया जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन। जी सर। इस 2020 में जी हमारे कोचिंग के बहुत सारे छात्र छात्रा जो है अच्छे नंबर से, अच्छे अंक से मैट्रिक 10वीं क्लास पास किए हैं। सर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक गुर बताइए, आप एक सक्सेस मंत्र बताइए कि आप किस तरह से बच्चे को टीच करते हैं जो इतनी बड़ी सफलता आपको मिलती है हर एक साल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चा को मैं बोलता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा कीजिए। यदि सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही आगे आप बढ़ेंगे। आप सेल्फ स्टडी किस तरह से करेंगे, जैसे हम सर आज मैथ लेके जाए, आज मेरा टॉपिक है कि मान लीजिए द्विघात समीकरण हम पढ़ा रहे हैं, तो आगे द्विघात समीकरण के बाद एपी आने वाला है या त्रिकोणमिति आने वाला है या ज्योमेट्री आने वाला है, तो बच्चा को यहाँ पे इंडिकेट कर दे बाबू आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट जो आने उसको थोड़ा फोकस कीजिए। यदि उस पर आप फोकस कर रहे हैं तो हम जो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे दोनों में टकराए। अगर हम ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, अगर ट्रायंगल आप पढ़ जाए, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 शीर्ष होता है और 3 कोण होता है, हम अगर आपको बताएं तो वहाँ पर लगेगा दोनों का जो कंसेप्ट दोनों को मिलेगा। अगर दोनों मिलेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे आपका जानकारी वहाँ पे आगे बढ़ेगा। और ख़ास तौर से दिन प्रतिदिन बच्चा को हम क्लास से अगर 40 मिनट का है तो सर हम 30 मिनट पढ़ाते हैं, 20 मिनट पढ़ाते हैं, मतलब 20 मिनट जो है मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे जैसे देखते होंगे कि बच्चा का जो एज होता है, तो सर आप पढ़े होंगे BEd के लिए, तो बच्चा का जो एज होता है सर अंडर 10 के बाद वो बिगड़ने लगता है। उस तरह से सही गलत को चीज़ को बताते हैं और इस तरह से मत करो, इस तरह से करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। तो उस तरह से बच्चा कहीं ना कहीं अगर डेली मोटिवेट करते हैं तो बच्चा गलत रास्ता को जो करने लगता है उसको छोड़ के वो पेड़ को देखते हैं। अभी हमारे संस्था के MD साहब से बात हुई, इन्होंने अपनी संस्था के सफल छात्र छात्राओं के लिए जो 2 गुर बताए, उसमें एक है इनका काफ़ी हाईलाइटेड मोटिवेशनल कोट, और दूसरा सबसे बड़ा अच्छा और सबसे सुंदर इनका सही और सटीक सही तरीके से मार्गदर्शन देना बच्चों। सर मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा MD साहब से। आपके जो सहयोगी टीचर हैं उसके बारे में 2 शब्द बोलिए। वैसे तो कहा जाए कि आपका जो सहयोगी टीचर है उसका उस कोचिंग में योगदान जो है उसके बारे में कुछ विशेष रूप से आप उसके बारे में चर्चा करके बताइए। और सही मायने में दिल से सभी टीचर आपके साथ काम कर रहे हैं अथवा नहीं। देखिए सर, अगर किसी भी कोचिंग सेंटर के MD हो, डायरेक्टर हो, फाउंडर हो, वो अगर कितनी मेहनत करेंगे, वो इंटरनल मेंटर हो या एक्सटर्नल हो, यानी कि बाहरी हो या अंदर की बात हो, तो कुछ नहीं कर सकते। जब तक उनके सहयोगी टीचर अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी कोचिंग संस्थान हाईलाइट नहीं हो सकता। जहाँ तक बात होता है कि हम लोग, मेरा खास तौर पर एक ही मोटो होता है कि हमारे कोचिंग सेंटर में, हमारी टीम में जो भी टीचर है उससे इस तरह से बिहेव करके रखिए, इस तरह से मिला के रखिए कि उनको भी लगे कि ये संस्थान मेरा है। अब ऐसा नहीं कि हम MD है उनको निश्चय स्तर देख रहे हैं, कहीं मिले तो कोई बात उनको छोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं हो। हाँ सर प्रणाम सर, कैसे है सर, ठीक है सर, कोई समस्या तो उनकी समस्या पे सब खड़े उतरिए। तो इस तरह के बेहतर रिलेशन रहते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं काम करने में अच्छा लगता है।
और ढेर सारी बातें हैं सर। सर आप शिक्षकों में डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। शिक्षकों में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले सर देखिए, हम लोग जो है जहाँ तक अपने कोचिंग सेंटर में मैं प्रत्येक सैटरडे या संडे सप्ताह में या 2 सप्ताह के बाद एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें हमेशा मेरा एक निगाह रहता है कि किस तरह से टीचर जो है अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ाने की एक्टिविटी अगर उनका हमें थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा ढीला चल रहा है, तो उनको सही तरीक़ा से बिठाते हैं और उनको ये नहीं लगे कि सर हमारे बारे में निगेटिव सोच रही है, उस तरह से वो मतलब अपने सर को बताते हैं कि सर कि अगर इस तरह से इस तरह से अगर पढ़ाया जाए तो हमको लगता है कहीं बेहतर हो थोड़ा सा। और आप तो सर को अगर लगता है कि नहीं सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो इस तरह से प्रतिदिन सर से फेस टू फेस रहते हैं। और वैसे तो अभी सर मेरे कोचिंग सेंटर में जो भी है सब B.Ed होल्डर है, M.Tech किए हुए हैं, सब खुद ब खुद डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और सर लास्ट क्वेश्चन, जी सर बोलिए। एज एन MD कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुई कि कभी आपके जो सहयोगी शिक्षक हैं जी वो कभी आपके साथ आउट ऑफ लिमिटेशन हो, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन होता है उनके प्रति? देखिए खास तौर से अगर आदमी है तो कभी मिस तो होता है, ठीक है सर, ऐसे होता है। उनको इस तरह से देखिए कि अगर मान के कोई इंसान है तो मिस तो किया, थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ अगर आप ही के बारे में बोल दिए तो उसको थोड़ा सा प्रयास की मिलाने का। गलती हर एक इंसान से होती है, अगर उस गलती को हाईलाइट करते हैं तो फिर आप कोचिंग इशू नहीं चला सकते हैं। हाँ उनको हमेशा ठीक है सर, जो हो गया लेकिन दोबारा नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को कम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास करते हैं सर। थैंक यू सर। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, जी बताइए। मान के चलिए किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स आया, जी तो वहाँ टीचर दोषी है या स्टूडेंट दोषी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर आपका है। किसी स्टूडेंट को जो मार्क्स कम आता है इसके बारे में टीचर भी दोषी है और ख़ास तौर से स्टूडेंट भी दोषी है। बोलिए सर कैसे? अगर किसी बच्चा को मार्क्स अगर कम आ रहा है तो आपके क्लासरूम में अगर बच्चे बैठे हैं 1 साल, तो आप उनको सही तरीक़ा से क्यों फेस किए जिसके कारण से बच्चा को मार्क्स कम आया। अगर कोई सब्जेक्ट में फेल कर देता तो आप जो अगर मान के मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ में ही बच्चा क्यों फेल कर गया? क्या आप में ऐसा टैलेंट नहीं था कि 30 मार्क उनको कंप्रोमाइज कर 30 मार्क तो उसको तैयार कर सकते थे? और कुछ प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा घर पे नहीं पढ़ पाता, जिसके कारण इसमें पेरेंट्स का भी हम गलती देंगे सर। यहाँ से हम पढ़ा के भेजते हैं और वहाँ घर पे वो पढ़वे नहीं करेंगे। हम तो 3 घंटा के मालिक है सर, और घर पे पढ़वे नहीं। अगर पेरेंट्स अगर आपका सपोर्ट करें तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है सर, मेरे कोचिंग का एक भी बच्चा फेल या सेकेंड डिवीजन नहीं कर सकता है। लेकिन पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर एजुकेशन देके बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें 3 आदमी का अहम योगदान होता है। एक तो टीचर के साथ साथ उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट के पेरेंट्स, और साथ साथ स्टूडेंट को भी सही मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसीलिए कहते सर, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाले पल खुद ही संवर जाएगा, बस हमारे मार्गदर्शन पे चल कर देखो।